सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो क्वेश्चन 1 हम प्रीवियस वीडियो में कर रहे थे, जिसमें हमने 1 नंबर और 2 नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकंड हमने कर लिया था। तो आज जो करने वाले हैं वो थर्ड एंड फोर्थ होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो तीसरा जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost rupees 150 for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent मीटर। तो आप लोग को ये बताना है कि अगर जो है डिगिंग किया जा रहा है तो फर्स्ट जो है मीटर की डिगिंग कॉस्ट जो है 150 रुपये हो रही है, ठीक है। तो और उसके बाद जो है फर्दर जो है मीटर के हिसाब से जो है 50 रुपीज़ बढ़ रहा है, तो ये एपी के फॉर्म में है या नहीं ये बताना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट द गिवन कंडीशन एज, लिख देते हैं वी कैन राइट द गिवन कंडीशन एज, ठीक है। ये जो कंडीशन दिया उसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये भी दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर 2 मीटर्स जो है वो यानी 1 मीटर है, यस 1 मीटर। कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट किलोमीटर यानी फर्स्ट मीटर के लिए जो है 150 रुपये लग रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट मीटर के लिए कितना दिया है, ₹150 दिया है। उसके बाद जो हर मीटर के लिए वो 50 रुपये यहाँ से बढ़ रहा है। तो हम कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर्स के लिए कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर फर्स्ट 2 मीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 मीटर लिख दे रहे हैं। तो पहले के लिए हो जाएगा 150, ठीक है, प्लस 50 यानी कितना हो जाएगा ₹200, ठीक है। याद रखिए इसको, ₹200 हो जा रहा है। अब जो है जाएगा कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट 3 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 2 मीटर के लिए 200 रुपये प्लस 50 रुपये। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा ही आप लोग को एग्जाम में भी लिखना है, यानी ऐसे ही आप लोग ये नोटबुक में सॉल्यूशन कर रहे हैं तो ऐसे ही जो है आपको लिखना है। हालांकि आप अपना जो है वो वर्ड्स जो है अलग लिख सकते हैं, लेकिन यही तरीका होने वाला है। तो हमारा जो है 3 मीटर के लिए भी आ गया, और 4 मीटर के यदि लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे सीधे लिख दीजिए एंड सो ऑन। ऐसे आप लोग सो ऑन करके लिख सकते हैं कि हमेशा जो इसमें क्या हो रहा है 50 बढ़ रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्लियरली, पहला टर्म क्या दिया हुआ है, पहला टर्म दिया हुआ है 150, उसके बाद कितना हो रहा है 200, उसके बाद कितना हो रहा है 250। तो यदि आप लोग 250 तक लाए हैं यानी 3 ही मीटर के लिए बना रहे हैं तो 250 तक ही लिखिए। उसके बाद आप लोग ऐसे लिखिए डॉट डॉट डॉट। ये क्या हो रहा है, एपी का फॉर्म हो रहा है ना, हाँ तो हम लिख सकते हैं फॉर्म्स एंड एपी का फॉर्म कर रहा है विथ, लिख सकते हैं विथ अ कॉमन डिफरेंस। कितना है कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें, कॉमन डिफरेंस ऑफ हमेशा जो है 50 रुपये का है। यानी सिंपल आप इसे यहाँ पे लिख दीजिए कॉमन डिफरेंस ऑफ 50 बिटवीन ईच टर्म, हर टर्म के बीच में या फिर 50 बिटवीन प्रीसीडिंग टर्म या फिर ईच टर्म आप लोग लिख सकते हैं लोग, यानी एपी के फॉर्म में है। पिछला जो क्वेश्चन था 1 नंबर का सेकंड नंबर जो था वो एपी के फॉर्म में नहीं था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि 1 का ये आखिरी होने वाला है। ओके तो ये आप लोगों को समझ आ गया ना, हाँ ये समझ आ गया होगा कैसे आप लोग सॉल्व किए हैं लोग। ऐसे ही जो है अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। मैं थोड़ा इसे स्क्रॉल करके नीचे कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से विजिबल हो जाए।
चलिए अब जो है 1 नंबर का 4 नंबर होने वाला है उसको देख लेते हैं, ये आखिरी होने वाला है 1 नंबर का। तो 1 नंबर का जो 4 नंबर होने वाला है वो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 is deposited at an compound interest at 8% पर एनम। यानी सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, यहाँ पे अमाउंट जो है 10,000 है और उस पर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है कितने लग रहा है, 8% पर एनम लग रहा है। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं लोग, यदि आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पढ़े होंगे लोग तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये नहीं पढ़े हैं तो देखिए कैसे लिखना है। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा लोग, वी नो डैट, हाँ यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। We know that if rupees p, if rs rupees p, ठीक है, डिपॉजिटेड एट, अगर जो है किसी p अमाउंट को की रुपीज़ को डिपॉजिट किया जा रहा है r परसेंट पर कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, पर एनम आर परसेंट पर के लिए, पर एनम के लिए हर साल के लिए, और कितने लिए, एन ईयर्स के लिए, एन ईयर्स के लिए डिवाइड किया जाता है। द अमाउंट विल बी, इतना आप लोगों को लिखना होगा। यदि आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पढ़े होंगे लोग तो ये काफ़ी आसान लगेगा आप लोग के लिए। यदि नहीं पढ़े हैं लोग तो इतना आपको लोग लिखना होगा कि p रुपीज़ यदि है उसको हम डिपॉजिट करें r% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम के लिए n ईयर्स के लिए, तो कितना अमाउंट होगा। तो हमारा जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, यदि आप लोग तो यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट जो रहेगा p हमारा टोटल अभी का अमाउंट, यानी टोटल इनिशियल अमाउंट प्लस 1/r रहेगा, और बाकी क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगा, और यहाँ से 1/r/100 हो जाता है, ठीक है, /100 हो जाता है टू द पावर n, ये पूरा का पावर n है, ठीक है ना। यानी हम फिर से यहाँ से मिटा के लिख देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। हमारा जो है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, और कि 1 + r ये जितने रेट के हिसाब से है, और /100 होता है, और जितने n ईयर्स के लिए है तो इतना हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर after each year, the amount of the amount, क्या लिख सकते हैं यहाँ से हम, the amount of money, यस यहाँ से ही लिखिए, the amount of money will be, हाँ ऐसा ही लिखना है, जैसे लिख रहे हैं वैसा ही लिखना है। तो आफ्टर जो है हर साल के बाद हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, तो हमारा पहले साल के लिए अमाउंट हो जाएगा कुछ इस प्रकार का, पहला कितना है 10,000, ठीक है 10,000 हो जाएगा, और 1 प्लस कितना 8% है तो 8% हो जाएगा, 100 हो जाएगा टू द पावर 1, यानी छोड़ देते हैं। दूसरा साल के लिए क्या हो जाएगा, दूसरा साल के लिए हो जाएगा n2 हो जाएगा, यानी दूसरा साल के लिए हो जाएगा 10,000, यानी हमेशा 10,000 रहेगा, और 1 प्लस कितना लग रहा है 1 + 8, ठीक है, r उतना ही ना है, तो 1 + 8 टू द पावर 2, ऐसे हो गया। यानी यहाँ पे पावर 1 है, पावर 2 है, उसके बाद क्या हो जाएगा पावर 3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 10,000 1 + 8 100, ये पूरा होगा होल पावर हो जाएगा, अब पावर 3, ऐसे ऐसे ना होगा, हाँ ऐसे ही होगा। यानी ये क्लियरली दिख रहा है कि एपी के फॉर्म में होगा नहीं, तो एपी के फॉर्म में नहीं होगा, इसमें कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है, एपी के फॉर्म में नहीं होगा, तो आप लोग लिख सकते हैं क्लियरली द टर्म्स ऑफ दिस सीरीज do not have the common difference between them, यानी कोई जो है यहाँ पे इसके बीच में कॉमन डिफरेंस जो होगा वो नहीं होगा। क्लियरली दिख रहा है, आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर
देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे।